हाय एंड नमस्ते। तो आज हम लोग डेंटिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इसलिए आप इस वीडियो तक पहुंच गए हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आज हम लोग रूट कनाल के बारे में जानने वाले हैं। फिर कितने टाइप्स के इम्प्लांट्स होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। फिर जो टबैको खाते हैं वो क्यों नहीं खाना चाहिए, वो कैसे हार्म करता है उसके बारे में जानने वाले। फिर हमारा TMJ जो जॉइंट होता है उसके बारे में जानने वाले। बहुत सी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो शुरू करें। Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग डेंटिस्ट्री के बारे में जानने वाले और उसी के लिए हमारे साथ है रुपल म्हात्रे जो एक डेंटिस्ट है। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट शो पर जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। तो ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के एंड में हम लोग एक छोटा सा गेम खेलेंगे जिसका नाम है मिथ एंड फैक्ट। उसमें मैं कुछ आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको बताना है कि वो पर्टिकुलर चीज़ मिथ है या फैक्ट है, और अगर कुछ उस पर बोलना है कि ये मिथ क्यों है या ये फैक्ट क्यों है तो वो आप इलेबोरेट कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों में देर इज़ अ ग्रे जोन, सो इट कैनॉट बी 100% फैक्ट और 100% नहीं सो वो वी तो कैन है, डिस्कस अकॉर्डिंगली। हाँ वैसे हो सकते हैं। तो वो फिर मिडल निकलता है, ना मिथ ना फैक्ट, तो मिडल वाला आ जाए। बहुत हुए ऐसे हमारे साथ पॉडकास्ट में। तो हाँ, तो हम लोग इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि बेसिकली आपके जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने डेंटिस्ट्री ही क्यों चुना, डेंटिस्ट्री बनना क्यों चुना। बहुत सारे फील्ड्स थे। बेसिकली इट वाज माय पैशन। अच्छा। और हमारे क्लोज फैमिली फ्रेंड इज लाइक माय अंकल डॉक्टर विनीत दंडावती इज अ हार्ट स्पेशलिस्ट। उन्होंने भी मुझे काफ़ी सजेस्ट किया कि आप डेंटिस्ट में जाओ, और डेंटिस्ट्री वाज अ पैशन। अच्छा, तो दोनों रीज़न 50-50 है। उनका मोटिवेशन, डेंटिस्ट्री के बेनिफिट्स वगैरह सब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करके बताया। अच्छा, और मुझे डेंटिस्ट्री में जाना था। तो ये अभी आपने ये बोला, तो आपको कितने साल हुए इस फील्ड में? More than 17 years. बाप I have passed in 2006, and now it is. I have opened my clinic in 2007, and now it is 2024. So 17 years. बहुत हुए हैं। तो अभी ये जानना है कि 17 years for my clinic, 18 years for dental practice. अच्छा, वैसे हाँ। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है? डेंटिस्ट्री के कॉमन प्रॉब्लम में आता है पहले तो टूथ डिके, केरीज। क्या कौन से साल से ज़्यादा करके? केरीज इज फ्रॉम द डे योर टीथ इज प्रेजेंट इन योर माउथ। बहुत बार क्या हो जाता है, जब छोटे बच्चे रहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग चालू रहता है, दूध पीते पीते बच्चे सो जाते हैं। माइट बी ब्रेस्ट फीडिंग, माइट बी द बॉटल फीडिंग। सो देर इज अ टिपिकल केरीज कॉल्ड नर्सिंग बॉटल केरीज। इट्स सिंपली बिकॉज मम्मी दे देती है बॉटल, बच्चा सो जाता है और वो जो मिल्क मुंह में वैसे ही रहता है, दैट इज क्रिएटिंग नर्सिंग बॉटल केरीज। अच्छा, वो एक लेयर बनाते हैं। हाँ। So caries I have seen, or rather we have treated a patient for root canal, which is the advanced stage for dental treatment in case of treatment of caries at the age of 3. अच्छा, definitely with the pediatric dentist, and they have done the root canal for the patient. We used to call it as a pulpectomy. अच्छा, for pediatric patient. हाँ। तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी साइंस आगे गया है, टेक्नोलॉजी बढ़े, तो कितना चेंज आया है सारी मशीनरीज में? काफ़ी चेंजेस आ गए। अभी इजीली हो जाता है या वैसे ही है? Easiness is reluctant, relativeness. See, जब मैंने क्लिनिक खोला था, we used to develop the X-ray with the hand. अच्छा, First we used to deep in the developer box in the dark room, then we used to in the फोटोग्राफर fixer. की तरह। Right now, at that time, just digital X-ray was an dream for every dentist कि कभी ना कभी मेरे क्लिनिक पे लूँगा. At present, if you don't have RVG, you are out of the course. आप क्लिनिक पे RVG के सिवा थिंक भी नहीं कर सकते। जब हमारे पहले वाले जो डेंटिस्ट थे उनके टाइम पे रूट कैनल करना भी वैसे ही मुश्किल था। आज अगर मैं बोलता हूँ कि मैं रूट कैनल नहीं कर सकता हूँ, तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ ओपनिंग अ क्लिनिक। बराबर। सो रूट कैनल उस टाइम पे 3-4 सीटिंग में होता था। जब मैंने क्लिनिक खोला तभी भी इट वाज विद 3 to 4 sittings. Right now 95% of my cases I used to finish in single sitting, so it is painless also.
in single sitting also, so time saving is also there. हम्म Previously, dental implant was also, I have thought in my internship one day I will do the implants, maybe after 50 years or something. And right now it's more than 12 years I'm already practicing implant. I'm training the dentist for implantology. So अच्छा these are recent changes. You can see, if you have done the dental treatment, you might be knowing that dental cap is there. After root canal or any missing tooth, we used to replace with the cap. So we used to take the impression. So right now there are equipments like intraoral scanner. So there is no gagging. अच्छा We used to just scan your oral cavity or mouth, and we get 3-dimensional STL file. We used to export it through email to the lab, which may be located to Hyderabad, which may be located to Chennai, which may be located to Bangalore, Delhi, Bombay, anywhere. And they used to print it, they used to do the work, and they used to courier us. Previously, that lab person used to come at our clinic. They used to carry impression लेके जाता था, फिर मॉडल बनाता था, फिर हाथ से बनाता था. So ये 17 साल के मैं चेंजेस बता रहा हूँ आपको. तो माइट भी जब और 17 साल में और बढ़ेगा. Right now there is new technology, but I don't know when we will get it in Vasai Virar or Bombay. Immediately after your tooth cutting, we used to scan it, and the same time on the laptop we used to design your cap. Within 1 hour we used to mill the zirconia crown, and after 1 hour I will just ask you कि just wait for 1 hour. This is your cap and you go home. मतलब एक ही दिन में सब पूरा हो जाएगा. एक ही दिन में, हाफ दिन में, आधे दिन में. आधे दिन में वही. हाँ मगर उसको थोड़ा मटेरियल कॉस्ट एट प्रेजेंट भी वो अवेलेबल है, मगर उसकी जो मशीनरी है वो crores of rupees की. जो मिलिंग यूनिट है वो सब है. जैसे जैसे उनका कॉस्ट कम होते जाता है, डेंटिस्ट भी अपग्रेड होती जाती है. बराबर. मैंने भी वो किया था, वो क्या ब्रेसेस लगाने के लिए वो वैक्स का कुछ पाउडर डालते और फिर वो मोल्ड दैट इज द इंप्रेशन टेक्निक. बट राइट नाउ देयर आर अलाइनर्स. There are aligners. अभी वो कुछ ट्रांसपेरेंट निकले. Yeah, that is aligners. It is again the recent updates. And whenever you will come to my clinic, I will straight away scan you. I will check on my software. I will give you before and after results. Then I will email the same STL files to that lab. हाँ. And they will send me your pre and post op treatment plan. I will show it to you. If it is okay to you, they will straight away email me the bill. We will pay it to them, and they will send by courier. Aligner set for 1.5 years, for 2 years, and it is digitally monitored, so it is 100% accurate. तो अभी इतना चेंज हुआ इतने सालों में, तो क्या स्टडी जो सिखाते हैं कॉलेज में वो भी चेंज हो गया या थोड़ा वैसे ही चल रहा है? वो वैसा ही चालू है. You have to upgrade yourself after graduation or post graduation. You have to upgrade yourself with certain courses, just like implant basic course, implant advanced course, bone grafting courses, aligners courses, root canal courses. See, technology is going to change. तो क्या चेंज नहीं हो सकता कॉलेजेस में? चेंज हो सकता है, लेकिन that government should think about it. उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स लगेंगे. धीरे धीरे होगा, मगर उसको टाइम लगता है. अच्छा. Certain colleges, I guess, they have started their own CDE courses like implantology, cosmetic dentistry, but they are too much expensive. But they are good courses, good speaker and good courses. But again, it is expensive part. तो क्या इतना एक्सपेंसिव, अगर इतने फीस भरते तो क्या वो रिकवर हो जाता है? रिकवरी के लिए अगर सोचना है तो डेंटिस्ट्री इज नॉट अ गुड ऑप्शन. अच्छा. अगर रिकवरी के हिसाब से जाते हो तो देन पूरा माइंडसेट ही बदल जाता है. मगर बट ऑब्वियस इसके लिए तो इतने सारे डेंटिस्ट्री को एडमिशन ले रहे हैं. अच्छा. तो यही अभी जो कॉलेज का टॉपिक निकला है, तो मैं पूछ, जो डेंटिस्ट बनना चाहते या जो अभी सीख रहे ये फील्ड, तो उन्हें ऐसा क्या एडवाइस करोगे कि इस फील्ड में बेसिकली आप सक्सेसफुल हो, या ये गलती ना करो जिससे आप? पहली बात तो अगर आपको डेंटिस्ट में जाना है देन यू शुड फर्स्ट कंसल्ट योर फैमिली डेंटिस्ट. अच्छा. मैं सेम चीज़ है जो BDS होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनको भी रेकमेंड करता हूँ. सपोज यू वांट टू बिकम एन ओरल सर्जन, यू कंसल्ट ओरल सर्जन कि वो फील्ड में क्या डिफिकल्टीज है, क्या बेनिफिट्स है, क्या ड्रॉबैक्स है. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स, मेरा दोस्त जा रहा है इसके लिए मैं जा रहा हूँ, मेरी फ्रेंड ने डेंटल को लिया इसके लिए मैं डेंटल को जा रही हूँ, मेरे फ्रेंड ने MBBS को लिया इसके लिए मैं MBBS को जा रहा हूँ. मिले तो nowadays it is not that much difficult.
अभी इतना डिफिकल्टी लेवल उतना नहीं रहा. हमारे टाइम पे हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था. प्रैक्टिकल एग्जाम का और एक अलग टेंशन रहता था. यू हैव टू फाइंड आउट 6 डिफरेंट पेशेंट्स. ओनली देर इज वन एग्जाम ऑर्थो विच डजंट रिक्वायर एन पेशेंट. For remaining all the 6 subjects, we have to actually bring the patient to the college. We have to take, you have to treat them and we have to show it to the examiner. ऐसा प्रैक्टिकल होता है? हाँ, अभी भी ऐसा ही होता है. अच्छा. So डेंटिस्ट में अगर आपको जाना है तो आप पहले जो आपके फैमिली डेंटिस्ट है उनको मिलो. आपको एक्चुअली डेंटिस्ट्री में क्या क्या करना पड़ सकता है, क्या क्या करना पड़ता है, वो चीज़ों का ध्यान रखो और उसके बाद डेंटिस्ट्री सिलेक्ट करो. डेंटिस्ट्री इज अ गुड ब्रांच. अगर आपका पैशन है तो नथिंग लाइक दैट. अच्छा. मगर अगर जस्ट डॉक्टर बनना है इसके लिए डेंटिस्ट्री में जा रहे हो, रिकमेंड नहीं करोगे? हाँ. नो पॉइंट इन इट. तो इस फील्ड के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो पहले बताया, वही यू गेट डायरेक्ट एज अ कंसल्टेंट. सेकंड थिंग, आपको कोई इमरजेंसी नहीं आती है. ओनली थिंग कि आपको इनिशियल सेटअप बहुत महंगा जाता है क्योंकि डेंटल मटेरियल भी महंगा रहता है. तो ये सब चीज़ों के लिए इनिशियल डेज थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है. अच्छा. दैट इज ओनली ड्रॉबैक. तो एक ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये शायद कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो लोग टबैको खाते हैं वो कितना हार्मफुल है 100% डेंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से? 100% हार्मफुल है. डेंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा, ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा हार्मफुल है. देखो, तंबाकू खाना कोई भी जस्टिफाई नहीं करता. उसके 2 टाइप के साइड इफेक्ट आते हैं. एक तो मुंह में रखने से कैंसर हो सकता है और सेकंड उससे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यू कैन से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. जैसे कुछ लोग बोलते हैं तंबाकू खाए बिना हमें सुबह मोशन नहीं होते बिकॉज उनके पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट को मॉनिटर करता है. तो उसकी, और ये कोई अमृत तो है नहीं तंबाकू, तो जो खाना चाहिए. काफ़ी सारे ड्राइवर लोग जो रहते हैं वो नींद नहीं आनी चाहिए इसके लिए तंबाकू खाते हैं. मगर अपने छोड़ने के लिए अगर जेन्युइन इच्छा है तो आप टाटा हॉस्पिटल में जाना चाहिए. अभी मैं मेरे खुद के स्कूल में, विद्या मंदिर स्कूल है विरार की, वहाँ पे चीफ गेस्ट गया था. तो व्हाट आई टोल्ड टू द माय टीचर्स, आप एक ट्रिप टाटा हॉस्पिटल की करो बच्चों को के लिए. स्कूल. तो वो कैंसर के पेशेंट को देखने के बाद वो जिंदगी में कभी स्मोकिंग या टोबैको को टच नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं. क्योंकि जो आप सबसे बड़ी मजाक की बात है, आपके तंबाकू या इसके पाउडर पे वो कैंसर का फोटो रहता है और हर कोई वो इग्नोर करके फेंक देता है. तो जब आप सामने से पेशेंट देखते हो, उनके दर्द आप महसूस कर सकते हो, उनके नाक में नली डाली हुई है, सब कुछ है. उसके बाद, और जब छोटे रहते तभी इम्पैक्ट होता है. सेकंड चीज व्हाट आई वांट टू से कि पेरेंट्स ने खुद ने भी देखना चाहिए कि अगर किसी के पापा खुद ही तंबाकू खा रहे हैं तो बच्चों को नहीं लगता इसमें कुछ गलत है. बराबर. तो पेरेंट्स ने भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपने भी हैबिट से दूर रहना चाहिए अगर आपके बच्चों का हैबिट नहीं लगनी चाहिए. और तंबाकू खाने को कोई भी डॉक्टर कभी जस्टिफाई नहीं करेगा. सो इट इज 100% नॉट एडवाइज्ड. अच्छा. हाँ, उससे डेंटल केरीज नहीं होंगे. हाँ. डेंटल केरीज का और तंबाकू का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, मगर तंबाकू से कैंसर होता है. ये तो प्रॉब्लम से हम अवॉइड. तो क्या वो तंबाकू ज़्यादा चबाने से भी कुछ जॉ का कुछ इलनेस मतलब होता है? ताकि मैंने कुछ वीडियो देखा था तो वो बहुत तंबाकू खाते थे इसलिए उनका मुंह ठीक से ओपन नहीं हो रहा था. हाँ, क्योंकि वो गुटखे की वजह से होता है. अच्छा. उसको, वो कंडीशन को बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस. गाल के स्किन के अंदर स्ट्रैंड्स तैयार हो जाते हैं. जैसे आपने कोई देखा हो किसी का जला हुआ चेहरा, गर्दन पे जला हुआ रहता है तो दे कांट फ्लेक्स देयर नेक, तो क्योंकि वहाँ पे फाइब्रस स्ट्रैंड बन जाते हैं. बराबर. हाँ. वैसे मुंह के अंदर फाइब्रस स्ट्रैंड बन जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट मुंह खोल नहीं सकता है. अगेन इट इज अ प्री कैंसरस कंडीशन. अच्छा. और तंबाकू खाने की वजह से वहाँ पे एक व्हाइटिश या रेडिश पैच आते हैं. सो एटलीस्ट व्हाट वी यूज्ड टू से कि आप तंबाकू की आदत धीरे धीरे कम करो. अगर आपको कम करने में डिफिकल्टी लग रही है तो यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर. वी विल प्रिस्क्राइब यू सम निकोटिन सब्स्टिट्यूट लाइक निकोटेक्स च्युइंग गम, सो दैट आपका निकोटिन का जो अर्ग है टोबैको में से वो थोड़ा कम हो जाएगा. और एटलीस्ट तंबाकू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर निकोटेक्स गम की ये क्वांटिटी कम कर सकते हैं. दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग ऐसा है कि अगर आपके मुंह में हमें कोई व्हाइट पैच दिखता है एंड वी हैव अ डाउट कि वो कैंसर का इनिशियल लक्षण रह सकता है, तो उसी टाइम पे हम उसका बायोप्सी कर लेंगे.
और अगर आपको कैंसर का जैसा डाउट है तो हम उसी टाइम पे आपको आगाह कर सकते हैं। और जितना जल्दी कैंसर का ऑपरेशन हो सकता है मुंह का, उतना उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा रहता है। मगर रेगुलर तंबाकू खाने वाले लोगों ने भी रेगुलर चेकअप करना चाहिए। और तंबाकू और गुटखा को किसी भी हिस्से में हम एडवाइस नहीं कर सकते कि ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। बराबर। तो अभी ना बेसिकली ब्रशिंग के बारे में जानना है कि कौन सा सही तरीका है ब्रश करने का। लोग जोर जोर से घिस की ताकि पूरा दांत साफ हो, ऐसे करते हैं बहुत से लोग। सी फोर्सफुल ब्रशिंग इज नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि देयर आर सर्टन ब्रशिंग टेक्निक्स इजीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यू कैन यूज इट। व्हाट प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू द ब्रशिंग। दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू कौन सा टूथपेस्ट मैं यूज कर रहा हूँ। और टूथपेस्ट पे भी आना है, लेकिन नहीं, टूथपेस्ट की बात ऐसी है कि टूथपेस्ट डजंट मेक अ बिग डिफरेंस। अच्छा, नहीं, क्योंकि बट ब्रशिंग टेक्निक एज यू हैव एप्टली सेड इट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि अगर आपको ब्रशिंग के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो यू कैन यूज अ मोटराइज्ड टूथब्रश which is easily available with so many brands. You have to just hold in your mouth and you have to start the motor. घूमते हैं, हाँ। Problem is that रात को 95% people ब्रश नहीं करते। 100% people मॉर्निंग को करते हैं जब वो आधी नींद में रहते हैं। So can you expect from them कि they will do proper brushing technique? Even मैं खुद भी नहीं करता, मगर मैं मोटराइज्ड टूथब्रश यूज करता हूँ। सो आई एम हैप्पी विद इट। सफिशिएंट प्रेशर देता है, सफिशिएंट क्लीनिंग होता है, सो इट इज गुड। तो कौन सा हिस्सा है जो क्लीन करना चाहिए? लोग ऐसे छोड़ देते कि ऊपर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द टूथ। अच्छा, नहीं, क्योंकि अंदर वाले फ्रॉम बकल एस्पेक्ट मींस टुवर्ड्स द चीक एस्पेक्ट, टुवर्ड्स द पैलेट और टंग एस्पेक्ट, लेबियल एस्पेक्ट एंड लिंगुअल एस्पेक्ट। अंदर से भी दांत को क्लीन करना चाहिए, ऊपर से भी करना चाहिए। अच्छा। और सेकंड थिंग आई विल लाइक टू ऐड वन थिंग, यूज माउथ वॉश। अच्छा, ब्रश हर जगह नहीं पहुंच सकता है, जहाँ पे इंटरडेंटली गैप रहता है तो वहां पे आपका माउथ वॉश पहुंच सकता है। सिंपली यू कैन फील विद द मूवमेंट। ये मूवमेंट में आपके दो दांत के गैप में भी माउथ वॉश जाता है, बराबर, जो आपका हर जगह ब्रश नहीं पहुंच सकता। हाँ। तो अभी जैसे आप माउथ वॉश का बोले, और टूथपेस्ट के बारे में ये जानना है कि सब पे मतलब कलर्स होते हैं कि रेड, वो ब्लैक, ग्रीन, ये नेचुरल, वो सब क्या है? फैंसी चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं। जैसे कौन से साबुन लगाने के आप गोरे होते हो क्या नहीं होते हो? नहीं, हाँ, इट इज सेम। कोई भी टूथपेस्ट यूज करो, सब में जो सेंसिटिविटी की टूथपेस्ट है, इट इज लाइक यू कैन से डेटॉल साबुन। अच्छा, जब जख्म रहती है तब डेटॉल से क्लीन कर देना, जख्म हील होने के बाद नहीं यूज करना है। तो मेनी पीपल यूज टू यूज दैट सेंसिटिव टूथपेस्ट फॉर लाइफ टाइम एंड प्राउडली से आई यूज दिस ब्रांड, आई यूज दैट ब्रांड, सो देयर इज नो पॉइंट इन इट। One more aspect I will like to add on this, no one has emphasis on the diet. Have you ever seen, I used to call it Gandhism in dentistry. इससे किसी का ज़्यादा बेनिफिट कंपनी का नहीं होगा, पेशेंट का भला होता है। आपने कोई भी क्रिएचर को, कोई भी आप प्राणी को देखा है जो ब्रश करता है? एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग नहीं करता है, बराबर है। हाँ। फिर भी किसी के भी दांत में कीड़ा लगा हुआ देखा है आज तक? अपने कोई कुत्ते का देखा है? नहीं। कोई बैल का देखा है, गाय का देखा है, गधे का देखा है, मंकी का देखा है? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? इसके बारे में कभी सोचा? वो इसके लिए नहीं लगता है क्योंकि उनके डाइटरी हैबिट गुड है, वो कच्ची चीजें ज्यादा खाते हैं। अच्छा। और मिल्क प्रोडक्ट्स और शुगर प्रोडक्ट्स अवॉइड करते हैं। ब्रशिंग इज इंपॉर्टेंट, ब्रशिंग को कोई एक्सक्यूज नहीं है, मगर डाइट को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। आपने खाना चाहिए। जैसे आप इफ यू सी केयरफुली, अगर आपने कोई अंगूठी पहनी है तांबे की रहे या चांदी की रहे, तो उसके ऊपर काला लेयर जमा होता है। वो जब भी आपका नींबू लगता है ना, तो वो क्लीन हो जाता है। तो सिमिलरली ऑन योर टीथ, आफ्टर एवरी लंच और डिनर यू हैव टू ईट वन फ्रूट विच इज साइट्रस। अच्छा, तो उससे आपके दांत के ऊपर का लेयर क्लीन हो जाता है। हो तो रात को भी चलेगा? रात को भी खाना ही है फ्रूट। नहीं, क्योंकि बोलते कि रात को फ्रूट नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, रात को भी फ्रूट खा सकते हो। ब्रश करने को आप अवॉइड नहीं करना है, मगर कोई भी आप चीज़ खाते हो, मेरे पास कोई भी बच्चा आता है, मैं बोलता हूँ कि आप चॉकलेट खाओ, मगर जितनी बार चॉकलेट खाओगे उतनी बार ब्रश करो। चॉकलेट खाना गलत नहीं है, चॉकलेट दांत में अटक के रहना गलत है। कोई भी चीज़ अटक के रहना गलत है। चॉकलेट पेट में जाएगा तो ज़्यादा मोटे होंगे और क्या होंगे, मगर दांत को कीड़ा चॉकलेट खाने से नहीं लगता है, चॉकलेट अटक के रहने से और ना निकालने से लगता है। तो आप जितने चाहे उतने चॉकलेट खाओ,
जितनी बार चॉकलेट खाओगे उतने टाइम ब्रश करो। अच्छा, और ये जो टूथपेस्ट आपने बोला कि सब सारे मतलब सिर्फ ब्रांडिंग के लिए वैसे तो ये जो आते हैं उसमें कुछ लौंग आता है, इलायची, तुलसी विलसी, तो ये जस्ट फॉर फ्लेवर पर्पस। वही। सी एवरी टूथपेस्ट हैज सर्टेन फिक्स इंग्रेडिएंट। वन, एब्रेसिव। अच्छा। एब्रेसिव मतलब यू कैन से कि जैसे अपन साबुन से नहाते हैं तो एक बर्तन का साबुन रहता है, एक कपड़े धोने का साबुन रहता है, उसके बाद एक लाइफ बॉय जैसे अपने साबुन रहते हैं, फिर संतूर जैसे इसके आते हैं, और एक डव आता है, फिर छोटे बच्चों का साबुन आता है। तो ग्रेजुअली उसका एब्रेसिव पार्ट नीचे चला जाता है। छोटे बच्चों का आप घिसेंगे आपको लगेगा ही नहीं। हाँ। वही आपको लाइफ बॉय से करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और कपड़ा और बर्तन धोने के से तो नहाने का सवाल ही नहीं आता। मगर जैसे ये जो चेंजेस आपको बताया वैसे ही टूथपेस्ट में भी रहता है। जो जेल रहता है उसमें एब्रेसिव सबसे कम रहते हैं। सर्टेन बीच में किसी का नाम नहीं लेना चाहता ब्रांड का, मगर बाकी ब्रांड में ऑप्टिमम लेवल पे रहते हैं। कुछ सर्टेन ब्रांड्स ऐसे रहते हैं आपको भी पता चलेगा दांत के ऊपर स्क्रैचेस आते हैं उससे। अच्छा, और ये वाइट का क्या होता है जो? अगेन आई विल कम टू दैट पॉइंट। अच्छा। दूसरा पार्ट रहता है उसमें सैपोनिफिकेशन एजेंट, मतलब जिससे फोम आता है। तीसरा आता है बाइंडिंग एजेंट, इनको पकड़ के रखने वाला। चौथा आता है प्रिजर्वेटिव, उसको स्टेबल फॉर्मुलेशन को रखने का। और फिर आता है मेडिकामेंट, जो मेडिकामेंट में आपका सेंसिटिविटी वाला पार्ट भी आता है, कभी कभी वहाँ पे लवंग आता है, कभी कभी। और ये सब उसके काफ़ी हिस्से में इसेंस रहते हैं। नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम पे पूरा का पूरा इफेक्ट रहे। और आपके मुंह में कितनी बार टूथपेस्ट रहने वाला है, कितनी देर तक आप मुंह में पकड़ के रखते हो? हार्डली 2 या 3 मिनट मुश्किल से। उतने में डू यू रियली थिंक दैट इट इज गोइंग टू मेक एनी बिग डिफरेंस फॉर योर टीथ और गम्स? वरना एटलीस्ट कोई डेंटिस्ट के दांत या डेंटिस्ट के बच्चों के दांत तो खराब नहीं होते थे। मगर ये चीज़ों के ऊपर, ये टूथपेस्ट यूज़ करो, ये टूथब्रश, इसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज होता है। जो मैंने आपको बताया गांधीयन वे है कि बाकी के लोगों को आप नेचर में देखोगे और ये जो पहली बात बोलते हैं कि मुंह के सभी बैक्टीरिया नष्ट करते, तो ऐसा नहीं रहता है। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल परस्पर सह अस्तित्व। आपके गट में भी बैक्टीरिया होना जरूरी है, मुंह में भी बैक्टीरिया होना जरूरी है। जो ओरल बैक्टीरियल फ्लोरा इज इंपॉर्टेंट। अगर वो कभी आपको वायरल फीवर हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, उसके बाद आप देखोगे तो मुंह में छाले आते हैं, क्योंकि आपका बैक्टीरिया का फ्लोरा, गट का, मुंह का सब चेंज हो जाता है। अच्छा। तो सर्टन बैक्टीरियाज आर गुड। अच्छा, तो ये गलत है कि मुंह के सब बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जो कुछ बैक्टीरिया मुंह में 99% आते हैं। और एट प्रेजेंट भी आपके और मेरे मुंह में बैक्टीरिया है ही, है, एंड सर्टन क्वांटिटी में होना ही चाहिए। अच्छा, तो वही अभी वाइट टूथपेस्ट वाला, देखो टूथपेस्ट से वाइट नहीं होता है। टूथपेस्ट में वो केमिकल डालते हैं मगर बहुत कम मात्रा में डालते हैं। अगर आपको सही में वाइटनिंग करते हैं तो देयर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड ब्लीचिंग। अच्छा, देयर आर 2 पार्ट, ऑफिस ब्लीचिंग एंड होम ब्लीचिंग। ऑफिस ब्लीचिंग मीन्स जो आप एडवर्टाइज देखते हो 1 घंटे में दांत वाइट, वो कुछ ऐसे लाइट लगाते हैं। हाँ, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन रहता है कार्बामेड पेरोक्साइड का, जो अगेन टर्न आउट इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वहाँ पे एक्ट करता है। वो अल्ट्रावायलेट लाइट से उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। 2 केमिकल मिक्स करके दांत को लगाते हैं वो। और दूसरा आता है होम ब्लीचिंग। उसमें आपके मुंह में ट्रे बनाते हैं विच इज़ एग्जैक्टली ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ योर टीथ। उसमें हम सॉल्यूशन लोड करके आपके मुंह में लगाते हैं। अराउंड 3 to 7 सिटिंग में आफ्टर 3 days गैप दांत वाइट हो जाते हैं, मगर इट यूज टू टेक अराउंड 15 days। तो वो जो आपने बोला है कि फर्स्ट वाला जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, तो उससे कुछ इफेक्ट होता है, साइड थोड़ा इफेक्ट? सेंसिटिविटी आती है दांत को। अच्छा, और पूरे बॉडी को ऐसे कुछ बाकी बॉडी को कुछ नहीं आती, वो केमिकल आपके पेट में नहीं जाता है। सो देयर इज नो सिस्टमिक साइड इफेक्ट। बट द ओनली थिंग इज दैट you have to take certain precautions, that no smoking, no tea, no coffee, no oily foods. और after a certain time it is again going to come back to your natural shade. ये क्वेश्चन था कि कितना आप अगर ब्रश कर रहे हो डेली तो कितना टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए या कितना लेना चाहिए? Pea size is sufficient. अच्छा, नहीं क्योंकि लोग तो पूरा ऐसा ब्रश को पूरा लेते हैं और फिर तो वो लेने से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? उनका टूथपेस्ट जल्दी खत्म हो जाता है। अच्छा, बाकी का कुछ नहीं होता है। अच्छा, until and unless you are what we call swallowing it, तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। swallowing थोड़े बहुत तो करते हैं मगर इतना ज़्यादा भी नहीं होता। हाँ, अच्छा। तो अभी मुझे TMJ जो जॉइंट्स होते हैं उसके बारे में शॉर्ट में जानना है। TM जॉइंट मतलब अपने जबड़े का जॉइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरो मतलब ये टेम्पोरल रीजन, मैंडिबल मतलब ये नीचे का जॉइंट जो जहाँ पे है,
और इसमें ये एक ही टिपिकल ऐसा जॉइंट है जो एक हड्डी दो जॉइंट को एडजस्ट करती है। जैसे आपका हाथ का जॉइंट है वो सेपरेट जॉइंट है, मगर यहाँ पे दो जॉइंट सिर्फ नीचे के एक ही हड्डी से बांधा हुआ है। हाँ. तो इट इज जस्ट लाइक हिंजेस ऑफ योर डोर। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन प्रॉब्लम इज MPDS, मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम। यूजुअली लेडीज में ज़्यादा होता है, 18 से 22-23 साल तक ज़्यादा होता है, मैट बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। मगर इसको फाइंड आउट कैसे करने का, तो फर्स्ट जस्ट चेक माउथ ओपनिंग, इफ इट इज डेविएटिंग टू एट एंगल जस्ट लाइक so if you are opening at a deviated angle, then definitely you are having a TM joint problem. And how to solve it? Most of the time it is simply because of your uneven teeth. So you can consult your dentist for the same. They will prescribe you some muscle relaxant, and in severe cases there are disc subluxation or something like that, disc dislocation or joint subluxation. We used to do some surgical procedures with the help of oral surgeons, or sometimes we used to use the arch bar and we used to fix the jaw for certain period, and it used to get cured. It is not a difficult thing, but ignorance may worsen your problem. That is the only thing. तो ये जो है तो क्या सेल्फ मतलब अपने आप वो क्योर भी हो सकता है अगर कुछ प्रिकॉशंस 10 to 20% वो अपने आप क्योर होता है जब आप कुछ कड़क खाते हो और वहाँ पे कुछ जैसे पैर में मोच आती है, कभी कभी ठीक हो जाती है, वैसे कुछ कड़क खाते हो, जॉइंट में कुछ प्रेशर आ जाता है, तो यूजुअली एक हफ्ता 15 दिन में हो जाता है. ओनली थिंग यू हैव टू अवॉइड ईटिंग हार्ड फूड एंड एक्सेसिव यॉर्निंग और एक्सेसिव जॉ ओपनिंग यू शुड अवॉइड. हाँ अच्छा. उससे यूजुअली एक 10-15 दिन तक हो जाता है. उससे नहीं हुआ तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए. जैसे मैंने आपको बोला कि आपको डेविएशन इन माउथ ओपनिंग इज अ मेन साइन अच्छा कि कुछ सीरियस इशू है. तो अभी ये टीएम जो अभी रूट कैनल के बारे में, रूट कैनल ये ट्रीटमेंट मेनली ज़्यादा कॉमन इसलिए है क्योंकि लोग इग्नोरेंस करते हैं. बहुत बार लोग आते हैं दांत में दर्द हुआ करके और उस टाइम पे वो ऑलरेडी रूट कैनल में गया हुआ रहता है. अच्छा. अगर आप हर 6 महीने में बेसिकली रूट कैनल क्या होता है? वो पार्ट पे भी आते हैं अपन. अच्छा. मगर पहले इससे करते हैं जब आपके दांत में नॉर्मल कीड़ा रहता है, आप चेकिंग के लिए अगर आते हो तो डेंटिस्ट उसको ट्रीट करके फिलिंग से बचा सकते हैं. बहुत बार ऐसे होता है कि एवरी टाइम रूट कैनल को जाने के काफी दिनों के बाद वो दर्द होता है. रूट कैनल मतलब जो केरीज पहले एनेमल तक रहती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज पेनलेस. नेक्स्ट लेयर आता है दांत का डेंटिन. डेंटिन तक आने कभी कभी आपको झंझनाहट लगती है. एट द सेम टाइम यू आर नॉट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, यू आर यूजिंग दैट सेंसिटिव टूथपेस्ट, सो दैट केरीज यूज टू प्रोग्रेस. आपका सिर्फ दर्द प्राइमरी कंट्रोल में आ जाता है, पेन किलर की तरह. पेन किलर की तरह. उसके बाद आता है पल्प टिश्यू. जब वहाँ पे पहुँचता है तो कभी कभी सीवियर रिएक्शन देता है, कभी कभी माइल्डली वो स्लो पॉइजनिंग के जैसा करता है. मगर जिस दिन वो तकलीफ देता है उस दिन आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, देन इट कम्स टू रूट कैनल. रूट कैनल मीन्स इन्फेक्टेड पल्प टिश्यू को हम निकाल देते हैं. वो निकालने के बाद आपके जड़ों के नीचे जो इन्फेक्शन रहता है, वी यूज टू कॉल इट एज लीजन ऑफ एंडोडोंटिक ओरिजिन और पेरियापेकल ग्रैन्युलोमा और पेरियापेकल पैथोलॉजी और पेरियापेकल एब्सेस इन आवर टर्मिनोलॉजी डिपेंडिंग ऑन द एक्सरे वी यूज टू डायग्नोस इट. वो हील हो जाता है. फिर हम उसको ऑब्चुरेशन बोलते हैं, जो मतलब हीलिंग प्रोसेस चालू होने के बाद हम वहाँ पे फिलिंग कर देते हैं गट्टा पर्चा से. काफ़ी सारी चीज़ों में 3-3 महीने के बाद हीलिंग होती है. जो बड़ा लीजन रहता है, जब जैसे सूजन की वजह से आता है, तो उसमें हम रूट कैनल कंप्लीट करने के भी 3 महीने के बाद के फॉलोअप में अपने को पता चलता है कि वो हील हो रहा है करके. सो रूट कैनल प्रोसीजर हैज़ सो मेनी ऑप्शंस, बट 90% ऑफ द रूट कैनल जो एक्यूट इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की वजह से आता है, वाइटल पल्प टिश्यू रहता है. मगर पल्पाइटिस केस में वो 95% अपन सिंगल सिटिंग में कर सकते हैं. इन केस ऑफ नॉन वाइटल टूथ जहाँ पे पल्प पूरा नेक्रोज हो चुका है, पेरियापेकल एब्सेस हुआ है, वहाँ पे कभी कभी हमें अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मिनरल ट्राइऑक्साइड एग्रीगेट MT ऐसी दवाई भरनी पड़ती है. कभी कभी रूट कैनल कंप्लीट होने के बाद उसका फॉलोअप भी रखना पड़ता है. इवन बच्चों में जिनकी परमानेंट टूथ कंप्लीट नहीं हुआ है और फिर भी उन्होंने सडन लगा के उसको रूट कैनल में स्टेज पे लाया हुआ है, वैसे केस में एक पल्प रीवेस्कुलराइजेशन करके कंसेप्ट आता है. अच्छा. मीन्स हम ऊपर का उसका पार्ट टेरिस का और पल्प का आधा निकाल देते हैं. उसको रूट कैनल कंप्लीट नहीं करते, एक MTA करके मटेरियल भर देते हैं ताकि अंदर का रूट का प्रोग्रेस चालू रहे. रूट कंप्लीट फॉर्म होने के बाद हम उसका रूट कैनल कंप्लीट करते हैं. अच्छा.
So there are so many treatment varieties in root canal, हाँ but the best treatment is to avoid it. आप उसके पहले हर 6 महीने या 1 साल में डेंटिस्ट को चेक करने के बराबर। जाओ. अगर आपका कोई कैरीज रहता है तो वो डिटेक्ट कर देते हैं, तो नौबती नहीं आएगी root नौबत canal नहीं की। आती. बेसिकली डेंटिस्ट्री इज नॉट पेनफुल और नॉट एक्सपेंसिव. द इग्नोरेंस Is more इज मेन एक्सपेंसिव. हाँ। तो ये कितने टाइप्स के इम्प्लांट होते हैं? इम्प्लांट में आपको यूजुअली एक ही टाइप के इम्प्लांट आते हैं. अगर डेंटिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक डेंटल स्टूडेंट को अगर समझाना है, तो एक टिश्यू लेवल इम्प्लांट आता है, 2 पीस इम्प्लांट आता है, 1 पीस इम्प्लांट आता है, बोन लेवल, टिश्यू लेवल, 1 पीस, 2 पीस. देयर आर सर्टेन वैरायटीज. और देयर आर एक वन मोर कैटेगरीज देयर दैट बाइकोर्टिकल स्क्रूज और बाइकोर्टिकल इम्प्लांट. दीज आर स्मूथ सरफेस इम्प्लांट. बट बेसिक उनका आपको फंडा बताओ तो टाइटेनियम के बने हुए रहते हैं. और फर्स्ट इट वॉज इन्वेंटेड बाय ब्रेनमार्क इन यूएस. उनका ऐसा था कि प्रीवियसली देयर वाज नो कंसेप्ट लाइक इम्प्लांट, मगर उन्होंने जो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हड्डी के अंदर डालते हैं, पहले स्टेनलेस स्टील यूज करते, तो दे वांट टू यूज अ मटेरियल विच कैन बी प्लेस सेफली इनसाइड द बोन एंड बोन विल एक्सेप्ट इट और बॉडी विल एक्सेप्ट इट. तो उसमें टाइटेनियम उन्होंने ढूंढ के निकाला. तो वो उन्होंने बाद में सोचा डेंटिस्ट में यूज हो सकता है. सो डेंटिस्ट्री में इम्प्लांट में भी काफ़ी वेरिएशन आ गए. उसके बाद एट प्रेजेंट जो इम्प्लांट आते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड 2 पीस इम्प्लांट आता है. इम्प्लांट वी यूज टू प्लेस इनसाइड द बोन, वी अलाउ इट टू हील and get integrated with the bone for 3 months, and then after we used to load it. Load it means we used to place a cap so that patient can chew over it. अच्छा, तो सबसे सस्ता वाला कौन सा ऐसा है कि लोग जिसका ऑलमोस्ट सबका रेंज तरीका ही है. अच्छा, मैं पेशेंट को एक्सप्लेन करते टाइम हमेशा बोलता हूँ कि इट इज़ लाइक मोबाइल. चाइना का मोबाइल भी है, वन प्लस सैमसंग जैसे मोबाइल भी आते हैं मिड रेंज के, और आपके पास एप्पल के मोबाइल जैसे भी मोबाइल आते हैं. देयर आर सर्टन ब्रांड्स हु आर मच एक्सपेंसिव, मगर उनके सब एक्सेसरीज भी उतने एक्सपेंसिव आते हैं, मगर वो आपको ऑल ओवर वर्ल्ड, हाँ ऑल ओवर वर्ल्ड आपको उसके एक्सेसरीज मिलते हैं. कुछ इम्प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कुछ इजराइल मेक है, कुछ कोरियन मेक है. अच्छा, तो इजराइल मेक हर कंट्री में आपको अवेलेबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है. कोरियन मेक में भी जैसे 60 to 70% ऑफ द वर्ल्ड में अवेलेबल है. और उनके सर्टन और भी कुछ फीचर्स रहते हैं जो एक इंजीनियरिंग पार्ट में आता है, जैसे इम्प्लांट और उसके ऊपर की कैप लगाने का एबटमेंट का जंक्शन. वो जंक्शन के ऊपर भी उनके काफ़ी सारे रॉयल्टीज रहते हैं, जैसे मोर स्टेपर है या सिर्फ इंटरनल हेक्स है. इंटरनल हेक्स का डायमीटर क्या है, वो जो टेपर है मोर स्टेपर 11 डिग्री मोर स्टेपर भी थी फॉलोड बाय इंटरनल हेक्स. कोरियन कंपनीज मोस्टली फॉलो करते, तो उसके ऊपर उनका चार्जेस भी बढ़ते हैं, उनके बेनिफिट भी रहते हैं. मगर जैसे उनके रेट्स बढ़ते, समरी ऐसा है कि यू कैन डेफिनेटली कंपेयर एंड चाइना मेड और लोकल फोन अलॉन्ग विद द एप्पल, सर्टन फीचर्स आर देयर. तो उसके हिसाब से जितना आप ऊपर वाले इम्प्लांट पे जाते हो उतना बेटर रहता है. बट इट इज नॉट लाइक दैट कि बीच वाले इम्प्लांट अच्छे खराब है, ऐसे नहीं है. तो हर एक का कुछ फायदा है, कुछ का कुछ तोटा है. और ये जो रिमूवेबल टीथ भी होते हैं, तो जो इम्प्लांट जो स्क्रू वाले होते हैं और ये रिमूवेबल इम्प्लांट्स आर मच 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 बेटर देन रिमूवेबल टीथ. अच्छा, रिमूवेबल टीथ आर लाइक योर स्लीपर्स. You can wear it and you but you can't run with it. And implants are like sport shoes. तो जो वो रिमूवेबल उस जो टीथ होते हैं उससे क्या हार्ड चीज़ें खा सकते हैं या यूजुअली नहीं खा सकते? नहीं खा सकते. अच्छा, देखो वो रिमूवेबल जो रहते हैं वो आपके टिश्यू के ऊपर रखे हुए रहते हैं. Whenever you used to chew, it used to compress your tissues. आपके गम्स को कॉम्प्रेस करता है. और कंप्लीट डेंचर में एक आध बार वो चल जाता है, क्योंकि ऊपर में भी आर्टिफिशियल डेंचर रहता है, नीचे में भी डेंचर रहता है. जब यू यूज टू चू इट इज इवन प्रेशर. बट व्हाट इफ एक साइड में आपके नेचुरल दांत है, एक साइड में नहीं है, और ऊपर में डेंचर है, तो जब आप चबाते हो तो आपके नेचुरल टूथ ऊपर वाले डेंचर को ज़्यादा प्रेशर करेंगे जहाँ पे है, और जो साइड पे डेंचर है वो टच करेगा ही नहीं, क्योंकि वो थोड़ा नीचे कॉम्प्रेस होगा. तो च्यूइंग एफिशिएंसी पे काफ़ी फर्क पड़ता है. इफ कॉस्ट इज नॉट एन इशू, ऑलवेज एंड ऑलवेज गो विद द फिक्स्ड टीथ. बेटर है, सारी चीज़ें खा सकते हो, एनी टाइम खा सकते हैं. और रिमूवेबल अगर करना भी है तो देयर इज ऑप्शन कॉल्ड कास्ट पार्शियल डेंचर. अच्छा, उसमें प्रॉपर मेटल फ्रेमवर्क के ऊपर पूरा स्टडी करके उसके ऊपर करता है, बट इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव. मतलब वो सेम ही हुआ या तो फिर फिक्स्ड वाली बैठा दो.
देखो पहले इम्प्लांट में ऐसा होता था कि जहाँ पे हड्डी मिलेगी वहाँ पे इम्प्लांट डाल देते थे, अच्छा। जहाँ पे हड्डी नहीं है वहाँ पे बोलते थे कि नहीं हो नहीं हो सकता। सकता। उसके बाद इम्प्लांटोलॉजी में इवोल्यूशन आ गया कि बोन ग्राफ्टिंग, यू डोंट हैव बोन इन द अपर जॉ, वी यूज डाल टू देंगे, ग्राफ्ट अच्छा। साइनस। अगर आपको नीचे में नहीं है हड्डी तो इधर की हड्डी निकाल के डालो या आर्टिफिशियल आप बोन ग्राफ्ट परचेस करके डालो। हम्म। उसके बाद आगे चला प्रोस्थेटिकली ड्रिवन डेंटिस्ट्री, मतलब आपके दांत के जो लेवल पे चाहिए, जो पोजीशन पे चाहिए 3 डायमेंशनली, उसको पहले प्लान करना, इम्प्लांट वो प्लेस पे डालना, अगर हड्डी नहीं है तो वहाँ पे ग्रो करना। बाप रे। तो अभी कोई पेशेंट में ऑप्शन नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। ओनली थिंग इज दैट फाइनेंशियल क्रंचेस, अगर फाइनेंशियली अवेलेबल नहीं है देन तो ऑप्शन नहीं है। बट ऑप्शंस बाकी इम्प्लांट केस में, हाँ अगर आपकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि आपको स्टीरॉयड, लॉन्ग स्टैंडिंग स्टीरॉयड पे हो, अनकंट्रोल डायबिटिक्स है, या फिर बाकी कोई इसकी कैंसर की ट्रीटमेंट हो चालू है, तो रेडियोथेरेपी केमोथेरेपी है, तो वैसे केस में वी यूजुअली टेल पेशेंट कि आप इतने बड़े ट्रीटमेंट पे मत जाओ। नहीं करो। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इस पॉडकास्ट के एंड में हम लोग एक गेम खेलेंगे, मिथ एंड फैक्ट। तो अभी हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि टूथ एक्सट्रैक्ट करने से आई साइट को प्रॉब्लम होता है? मिथ है। अच्छा, ये क्यों? ऐसा है कि देखो पहले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि ओल्ड एजेड पेशेंट ने उसका दांत निकाला, एट द सेम टाइम कुछ तकलीफ हुआ। अगर मुझे अच्छा। पर्सनली कोई पेशेंट ने ऐसा पूछा तो मैं उसको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को भेज देता हूँ कि यू कैन सेटिस्फाई इट फ्रॉम दैट। स्केलिंग मेक्स टूथ थिनर एंड लूज? मिथ है। वो इसके लिए आपको लूज लगता है क्योंकि उसके बाजू में जो कचरा जमा रहता है उसको टार्टर बोलते हैं, वो निकाल देते हैं। हाँ। मेरे एक टीचर है, वो हमेशा ऐसा बोलते थे, जैसे नहाने के बाद आपको ऐसा लगता है ना आप वीक हो गए, तो वीक होते हो क्या? नहीं होते। नहीं। इट इज सेम लाइक दैट। अच्छा, 80% ऑफ डेंटिस्ट प्रैक्टिस जनरल डेंटिस्ट्री? फैक्ट। ये तो हमारा बात हुआ था कर दे, तो ये फैक्ट है। फिर 80% ऑफ डेंटिस्ट गो इनटू प्राइवेट प्रैक्टिसेस? फैक्ट। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि जब आप कोई हॉस्पिटल में या कोई भी डेंटल कॉलेज में प्रैक्टिस करते हो तो आपके पूरी लिबर्टी नहीं रहती ना, सब अपने मन के हिसाब से करने की। फिर डेंटल कॉलेज में अगर आप कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तो आपको एक ही टाइप के पेशेंट करने को मिलते हैं। जब आप कोई हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हो तो आपके पास वो लिबर्टी नहीं रहती कि मुझे ये भी आगे करना है। तो प्राइवेट प्रैक्टिस में यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। अच्छा, तो ये फैक्ट है। ये क्वेश्चन है कि देयर विल बी 10,000 न्यू डेंटिस्ट बाय 2028? फैक्ट, रादर उससे ज़्यादा रहेगा। तो अभी कितना है? अभी एक मेरे हिसाब से 40,000 से अबव के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर के महाराष्ट्र स्टेट डेंटल काउंसिल के ही है। तो ऑल ओवर इंडिया इतने सारे काउंसिल है, कर्नाटक का है, गोवा का है, गुजरात का है, तो महाराष्ट्र का ही मैं बता रहा हूँ कि अभी 40,000 के आसपास तो ऑलरेडी है। रजिस्ट्रेशन नंबर से यू कैन मेक इट आउट। अच्छा, तो ये फिर फैक्ट नहीं बोल सकते ना, मिथ है, उससे ज़्यादा आ सकते हैं। हाँ, ज़्यादा आ सकते हैं। एनी डेंटल ट्रीटमेंट डन वंस इज फॉर लाइफ? नो, एक्सेप्ट डेंटल एक्सट्रैक्शन, नो ट्रीटमेंट इज फॉर लाइफ टाइम। यू हैव टू मेक इट्स मेंटेनेंस ऑलमोस्ट एवरी। गाड़ी की तरह है। गाड़ी की तरह है। हाँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि कोई भी एज में आप दांत को स्ट्रेट कर सकते हो? इट इज़ अगेन इन ग्रे जोन। पहले ऐसा होता था कि एक सर्टेन एज से पहले ही कर सकते थे। अभी एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स करके कंसेप्ट आया है, तो यू कैन मेक। और पहली बात तो दांत स्ट्रेट करना इज नॉट ओनली फॉर द कॉस्मेटिक पर्पज, इट इज़ फॉर फंक्शनल पर्पज ऑल्सो। जैसे आपका कोई दांत टेढ़ा है जिसकी वजह से आपके बाइट को तकलीफ है, जैसे हमने डिस्कस किया TMJ प्रॉब्लम, तो उसको ट्रीट करने के लिए यू माइट बी एट द एज ऑफ 60 और 50, आपको दांत को ज़रूरत है ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन अवॉइड करने के लिए, या TMJ ठीक करने के लिए, या फिर इम्प्लांट प्लेस करने के लिए, जगह बनाने के लिए। तो वी यूज टू ओपन, और टीथ स्ट्रेटनिंग इज द ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्थोडोंटिक्स। टीथ अपराइटिंग, कभी कभी हमें दांत आगे लाना पड़ता है, अच्छा, कभी कभी पीछे लाना पड़ता है, कभी कभी अपराइट करना पड़ता है। सो इट कैन बी डेट एनी एज, बट कॉस्मेटिक पार्ट इट इज यूजुअली 25 to 30 तक कॉस्मेटिक पार्ट के हिसाब से करते हैं, मगर उसके आगे फंक्शनल पार्ट के लिए कर सकते हैं। अच्छा, तो ये फिर से ये भी मिथ एंड फैक्ट के बीच में ग्रे जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मिल्क टीथ फॉल ऑफ नेचुरली, सेविंग देम इज नॉट इम्पोर्टेंट? इट इज़ अ मिथ। देखो
सामने वाले दांत रहते हैं वो आपके 5 से 6 साल में यूजुअली गिरते हैं, और जो पीछे वाले जिसको प्राइमरी मोलर्स बोलते हैं वो 14 या 15 साल तक रहते हैं। आपने भी देखा होगा, आप जब 10th या 7th में थे तब आपके दांत कुछ गिरे थे, तो वो लेवल तक आपके दांत मुंह में रहते हैं जो च्यूइंग के लिए हेल्प करते हैं। अगर आप एक दांत निकाल देते हो तो उसका अपोजिंग दांत भी यूजलेस हो जाता है। और जो आप बोलते हो कि बच्चों का ग्रोथ, बच्चों का न्यूट्रिशन, तो अगर बच्चे चबा नहीं पाएंगे तो उनका न्यूट्रिशन कैसे होगा? तो अगर 5 साल तक भी बचा सकते हैं, 2 साल भी उसको दांत को बचा सकते, तो यू शुड सेव इट। हाँ, अगर एक्सरे निकालने के बाद ऐसा दिख रहा है कि 6 महीने में दांत गिरने वाला है, तो वैसे टाइम पे हम ही बोल देते हैं कि ये दांत, उसके टाइम पे वो हिलना चालू हो जाता है तो हम ही बोल देते हैं कि उसको दांत को निकाल दो। मगर जब हम दांत को बचाने को बोलते हैं तो उसका कितना लाइफ बचा है वो कैलकुलेट करके ही बताते हैं, ऐसे ही नहीं बताते। हाँ, मतलब अगर आपका आप 6 साल के कोई बच्चे को लेके आते हो जिसका दांत है वो 14 साल में गिरने वाला है, तो 8 साल तक वो दांत से चबा सकता है, एंड 8 years इज अ गुड अमाउंट। हाँ, तो रूट कैनल सिर्फ दांत जब दुखने लगते हैं तभी कर सकते हैं? अगेन अ मिथ। ये भी एक्चुअली हमारा बहुत हो बार गया आप आते बात हो कि- दूसरे दांत के ट्रीटमेंट के लिए, तब हम एक्सरे निकाल के देखते हैं कि केरिस पल्प तक पहुंची है, उसका फिलिंग करके नहीं हो सकता है, उसको रूट कैनल करना ही पड़ेगा। आपको आज पेन नहीं हो रहा है, मगर सिर्फ फिलिंग करेंगे तो कल 100% पेन हो सकता है। तो वैसे टाइम पे अगर एक्सरे में दिख रहा है कि आपका केरिस पल्प तक पहुंचा है, तो इट हैज टू गो विद द रूट कैनल। कभी कभी आपको मार लगता है, सामने वाला दांत काला हो जाता है, तो नॉट नेसेसरी इट इज पेनिंग यू, मगर उसका रूट कैनल करके कैप लगाना पड़ता है क्योंकि उसके जड़ के नीचे इन्फेक्शन डेवलप होना चालू हो जाता है। जैसे एक काम पूरे आम को खराब करते हैं। नहीं, वो खराब एक ही दांत को खराब करेगा अगर मार लगने की वजह से है, तो वो जो दांत है वो काला, डिस्कलरेशन बोलते हैं, वो होना चालू हो जाता है। अच्छा, तो वहाँ के आगे आगे ऐसे नहीं आता? नहीं, मगर उसके जड़ के आजू बाजू में इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, वो हाँ, नॉन वाइटल बनता है, वहाँ पे एब्सेस हो जाता है, उसका हड्डी से प्रॉपर जो नस कांटेक्ट करती है वो टूट जाती है, तो अंदर की जो नस का पार्ट है वो मर जाता है। One should not brush if gums are bleeding. नो, इट इज अ मिथ। मिथ है। ब्रशिंग को कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, एवरीवन शुड ब्रश। अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है तो यू शुड कंसल्ट अ डेंटिस्ट, वो आपका ब्लीडिंग का रीजन ढूंढ के निकालेगा। आप नहीं ब्रश करते हो तो और टार्टर जमा होगा और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है एग्रीवेट होगा। A little bleeding while brushing is normal. अगेन अ ग्रे जोन। अगर विगरसली ब्रश करते जोर से और गम्स को इंज्योर करके ब्लीडिंग करते हो तो देयर मे नॉट बी एनी पैथोलॉजी, मगर आप जोर से ब्रश करते हो इटसेल्फ इज यू आर क्रिएटिंग हार्म टू योर गम्स, तो किस वजह से माइनर ब्लीडिंग हुआ वो देखना जरूरी है। कभी कोई माइनर टाइटर रहता है तो उसके वजह से अगर ब्लीडिंग होता है तो यू हैव टू क्लीन योर टीथ फ्रॉम अ प्रोफेशनल डेंटिस्ट। वी यूज्ड टू कॉल इट द स्केलिंग। अच्छा, तो उससे टार्टर निकल जाने के बाद आपका ब्लीडिंग रुक जाना चाहिए। हाँ, दूसरा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अभी आईडीए का इनिशिएटिव था अभिया करके, फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो रहते हैं वो काफ़ी हद तक एक लेडीज़ के लाइफ टाइम में काफ़ी फ़र्क करते हैं। जैसे प्यूबर्टी, जब पहली बार पीरियड्स आते हैं, उसके बाद रेगुलर पीरियड्स आते हैं, फिर कुछ लेडीज़ कॉन्ट्रासेप्टिव पे रहती है, जो पीसीओडी रहता है उसके वजह से रहती है, कुछ प्रेगनेंसी के फेज में आती है, उसके बाद मेनापॉज का फील्ड आता है, कभी कभी कैंसर के वजह से यूटेरस निकाल दिया जाता है। ये डिफरेंट फेजेस ऑफ अ फीमेल लाइफ रहते हैं। तो वो केस में प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग कॉमन रहता है, कभी कभी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी ब्लीडिंग रह सकता है। अगर आप दूसरा टीएमजे का आपने बोला, कभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से कभी कभी कुछ लोगों को टीएमजे का तकलीफ हुआ है। अच्छा, मगर वो ट्रांजिएंट रहता है। तो ब्लीडिंग अगर आपको प्रेगनेंसी की वजह से है या आपके हार्मोन्स की वजह से है तो ये नॉर्मल रह सकता है कि आपका वो फेज चला जाने के बाद आपका नॉर्मल हो जाता है। मगर वो लेडीज का सर्टेन इसमें उसके वजह से है कि नहीं, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय अ डॉक्टर। बराबर। अपने आप पेशेंट ने डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये रहेगा इसके लिए वो ब्लीडिंग हो सकता है, दिस इज नॉट अ फैक्ट। और सेकंड थिंग कि मुंह में ड्राइनेस आता है, वो मेनापॉज के बाद आता है, बर्निंग सेंसेशन आता है, उस टाइम पे भी यू शुड कंसल्ट अ डेंटिस्ट, बिकॉज वो ड्राइनेस की वजह से केरीज लगना ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, बिकॉज ऑफ ड्राइनेस जो टार्टर रहता है वो जल्दी हार्ड हो जाता है, जो भी आप अच्छा, खाते हो जल्दी कड़क हो जाता है। वैसे हाँ। तो उसके लिए भी एक ओरल ड्रिंक्स का एक माउथ वॉश आता है, जो सलाइवा सब्स्टिट्यूट वगैरह भी आते हैं उसमें, वो यूज़ करके कर सकते हैं। एक्सट्रीम केस में वी यूज टू रेफर टू गायनेकोलॉजिस्ट फॉर HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर उनको एक्सट्रीम केस है तो। बाकी आज तक मुझे किसी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ी।
मगर देर आर सर्टन माउथ वॉश लाइक कुलोरा और वेट माउथ विच वी यूज टू प्रिस्क्राइब रेगुलरली फॉर द ड्राई माउथ केसेस. अच्छा. हाँ. तो वो अगर प्रेग्नेंट लेडी को गम्स में ब्लीडिंग हो रहा है देन इट इज कॉमन, सो शी शुड नॉट वरी. हाँ. although she should consult a dentist. एक बार तो चेक करना चाहिए. और सर्टन मेडिसिन की वजह से भी गम्स में सूजन आती है, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बीपी के मेडिसिन रहते हैं, निफेडेपिन, एम्लोडिपिन. ये मेडिसिन की वजह से भी कभी भी गम्स में सूजन आती है और वो जोर से ब्रश करते हैं इसके लिए आता है. हाँ. वो मेडिसिन की वजह से गम्स स्वेल हो जाते हैं मगर जोर से ब्रश करने से ब्लीडिंग होता है. हाँ. हाँ. तो अच्छा. ऐसे केस में वी कैन कंसल्ट विद द फिजिशियन, वी कैन चेंज द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी, तो उससे हो जाता है. अच्छा. सो ब्लीडिंग नॉर्मल है या एबनॉर्मल तो ये इतना बड़ा उसका रहता है. वो इट डिपेंड्स कि कौन सी चीज की वजह से वो ब्लीडिंग है. डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से या पीने से आपके टीथ स्ट्रांग होते? नहीं होते. आपका जो दांत रहता है वो आपके हड्डी में जब रहता है तभी बना हुआ रहता है. अभी आप कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट्स खाओगे उससे आपकी हड्डी स्ट्रांग हो सकती है, दांत स्ट्रांग नहीं हो सकते क्योंकि दांत आपके पहले ही बन चुके हैं ना. वंस एनामल इज फॉर्म इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म अगेन. तो ये मिथ है. हाँ, अगर आपको कुछ सही में करना है, जब बच्चे छोटे रहते हैं तब उनको अच्छे उनके डाइटरी हैबिट पे ध्यान दो, उनका फूड इंटेक अच्छा रखो तो उनके जो दांत बन के हड्डी से बाहर आते हैं. और वो भी आई विल रेकमेंड बिलो 6. अच्छा. ड्रिंकिंग सोडा थ्रू अ स्ट्रॉ प्रिवेंट्स टूथ डिके? मिथ. ये मिथ है. स्ट्रॉ से पिया और डायरेक्ट पिया तो उसमें क्या फर्क है? वही तो, वो तो मुंह में आता रादर ही है. वो थोड़ा एसिडिक रहता है तो आपके दांत को थोड़ा डिकैल्सिफाई कर सकता है. अच्छा. माउथ वॉश कैन रिप्लेस ब्रशिंग योर टीथ? ये तो हमारा माउथ वॉश इज अलोंग शुड बी डन अलोंग विद द ब्रशिंग, नॉट इन प्लेस ऑफ द ब्रशिंग. मतलब ताकि वो छोटे छोटे गैप्स में जाके फ्लो कर सकते हैं. सेकंड थिंग, माउथ वॉश में दांत का सरफेस टेंशन अल्टर कर देता है तो जो स्टिकी फूड रहता है दांत को इजीली स्टिक नहीं हो पाता है. तो ब्रशिंग करने से वो इजीली निकलता है. हाँ हाँ हाँ. यू डोंट नीड टू सी अ डेंटिस्ट इफ योर टीथ फील्स गुड? मिथ. फाइन. देखो, जब तक दांत में दर्द नहीं होता हर किसी को ऐसा ही लगता है मेरे दांत ठीक है. अच्छे है. तो जैसे एग्जाम से पहले हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, जब तक आप एग्जाम नहीं देते हो तो आपको कितना आता है वो पता नहीं चलता है. वैसे एवरी ईयर यू शुड डू अ रेगुलर चेकअप फ्रॉम द डेंटिस्ट एंड लेट योर डेंटिस्ट से लाइक दैट कि आपके दांत अच्छे हैं. तो इसी के साथ आज का ये पॉडकास्ट शो यहीं पे समाप्त होता है. तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात कर बहुत सी चीज़ें हमें सीखने भी मिली और हमारी तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए. थैंक यू. और ये हमने कैप भी प्रिंट किया है. तो ऐसे ही हमारे शो पर आते रहना और अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहना.